क्या पाकिस्तान की गृह दशाएं इन दिनों ठीक नहीं चल रही? क्या पाकिस्तान को युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं सितारे? कुंडली के रण क्षेत्र में सितारों की चाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है, यह आज हम अपने ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे। क्या पाकिस्तान की कुंडली में युद्ध का योग बन रहा है? क्या ग्रहों की उल्टी चाल से पैदा हुए हालात के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है पाकिस्तान? एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के सितारे इस कदर गर्दिश में हैं कि पूरी दुनिया में यह मुल्क आतंक के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुका है। पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह है और इसीलिए अगर भारत उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेता है तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखेगा। और इसीलिए आज हम पाकिस्तान की कुंडली खंगालेंगे और ज्योतिषियों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान में जंग होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के कौन से ग्रह हैं जो युद्ध की आशंका को जन्म दे रहे हैं? क्या जंग होगी या नहीं, होती है तो कहां, किस दिशा से हो सकती है और असर इसका कितना होगा? दोनों सेना प्रमुखों की कुंडली क्या कहती है? भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हो सकते हैं? क्या ग्रहों की स्थिति पहले कोई जंग की तरह ही बनती नजर आ रही? तमाम ऐसे सवाल होंगे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने साफ कर दिया कि वो आतंकियों के और उनके आकाओं को छोड़ेगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और तब से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद सरकार का एक्शन क्या क्या रहा वो भी आपको बता देते हैं। 22 अप्रैल 2025 जिस दिन ये हमला हुआ था, अमित शाह श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल को गृह मंत्री ने अटैक साइट पर विजिट किया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की और इसी दिन प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा रद्द की, वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और अधिकारियों से ब्रीफ बैठक भी की। और इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी एक बैठक की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने CCS की बैठक की अध्यक्षता की और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए। उसके ठीक अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद 27 अप्रैल का दिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास पर CDS के साथ बैठक की। 28 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और एक्शन की ब्रीफिंग दी। 29 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई। 30 अप्रैल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई और 30 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बैठक की। 3 मई प्रधानमंत्री मोदी ने के आवास पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ बैठक। 4 मई जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इसी दिन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। 5 मई प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा सचिव और गृह सचिव से अलग अलग बैठकें हुई। 6 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पर अहम बैठक हुई और गृह सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की और इसी दिन प्रधानमंत्री और NSA अजीत डोभाल के बीच भी उनके आवास पर बातचीत हुई। और ये भी बता दें कि इतने मंथन के बाद अब कल यानी कि 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का आदेश भी दे दिया गया है। भारत के एक्शन और तैयारी पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यह भी बता दें कि बुधवार यानी कि कल 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया है वो भी बता देते हैं। सिंधु जल संधि निलंबित हुई है, अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट रद्द कर दी गई है। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार निष्कासित कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक स्टाफ भी घटाया गया है और पाकिस्तान से सभी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध है। पाकिस्तानी जहाजों का भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश वर्जित है। पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक सेवाएं बंद। पाकिस्तानी YouTube चैनल्स और सेलिब्रिटीज के अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं और पाकिस्तानी नेताओं के X अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो कल यानी कि 7 मई को देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। 1971 के बाद ये पहली बार होगा कि इस तरह की कोई ड्रिल होगी। इसे लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक भी हुई और बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया। राजधानी में नई दिल्ली और दिल्ली कैंट इलाकों में मॉक ड्रिल होगी, जबकि यूपी में 19 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। इसमें बुलंदशहर का नरौरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा जैसे ठिकाने शामिल हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ होगा ये भी बता देते हैं। मॉक ड्रिल वाले इलाकों में ब्लैकआउट रहेगा।
यानी कि बत्ती गुल रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। इसके साथ ही तेज आवाज में सायरन भी बजाए जाएंगे और सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हमले के दौरान नागरिकों को बचने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुश्किल हालात से निपटने के लिए लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो हमले की सूरत में आप अपना बचाव कैसे करें, यह भी हम आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट देखिए। दरअसल एक वॉर करेस्पॉन्डेंट होने के नाते दुनिया के कई देशों में जहां हमने युद्ध कवर किए हैं, एक अनुभव से ये सीखा है, ये समझने के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो या इजराइल हो, कि अचानक सायरन अलर्ट बजता है और जैसे ही उनकी एयर फोर्स जो रेडार पर डिटेक्ट करती है कि कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, तो लोग अमूमन क्या करते हैं, वहां पर सायरन बजता है और सायरन की जैसे ही आवाज आती है, हम आपको सायरन की एक आवाज सुनाते हैं कि जैसे इस तरह की आवाज आती है तो उसके बाद लोग तुरंत शेल्टर की ओर भागते हैं। चाहे वो जमीन में बंकर हो, इमारतों के भीतर का इलाका हो, वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, चूंकि ये यहाँ युद्ध नहीं होता, ये बेहद शांत देश, हमारे दुश्मन चारों ओर हैं, लेकिन ऐसी स्थिति 1971 में एक बार ड्रिल हो गई थी। तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या ऐसे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस ये जो ट्रेनिंग होगी, मॉक ड्रिल होगी, इसमें देखा जाएगा कि लोगों का इवैक्यूएशन हो, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजी एसेट हैं, वहां पर एयर सायरन बजें और एयर सायरन अगर बजते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भारत में हमारे पास इस तरह के बंकर नहीं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर हैं जहां अगर एयर रेड या स्ट्राइक होती है तो आप खुद को बचा सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, वो बताते हैं कि अगर एयर सायरन अलर्ट बजता है, यानी जैसे ही वायुसेना डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की ओर से किसी तरह की प्रोजेक्टाइल फायर की गई, तो तुरंत वो इस तरह का एयर सायरन रेड बजेगा, खासकर ये देखते हुए कि किस दिशा में रफ्तार से वो प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, आगे बढ़ रही है। जैसे ही आप इन चौराहों पर इस तरह की आवाज सुनेंगे, जो इस समय आप सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ भागें? ऐसी खुली दुकानों के नीचे, अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में हैं, तो ऐसी जगहों पर ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगा, ये खुला इलाका हो सकता है, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कोशिश हो कि जितना अंदर हो सके चले जाएं, जितनी दूरी पर, यानी मिसाइल अगर बाहर गिरती है तो उसके जो शार्पनेल्स होंगे वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, जितनी अंदर हो सके उतना अंदर निकल जाएं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होते हैं। ऐसे में एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आपके पास मेट्रो कहीं आसपास है, तो मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सबवे टनल्स होती हैं, वो बेहद मजबूत होती हैं। अगर आप उसके नीचे भाग सकते हैं सायरन सुनते हुए, तो वहां पर भी जो मिसाइल या रॉकेट का हमला है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो लखनऊ, श्रीनगर, कहाँ किस तरह की मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, हमारे साथ वान्य आर्या जी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे अब पहले आचार्य राज मिश्रा आपके पास आते हुए, क्योंकि तनाव भरी स्थितियां हैं दोनों के बीच में और ये तनाव लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि तैयारियां भारत ने अपनी तरफ से भी पुख्ता की गई हैं, लेकिन अगर हम ग्रह दशा की बात करें तो वो कौन से ग्रह हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, जो परिस्थिति अभी ग्रहों की बन रही है, खैर सबसे पहले मैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई कहा था कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। दुष्ट के साथ बहुत अच्छे उसके व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब क्या ग्रह परिस्थिति बनी है, हम सब लोग बहुत दिन से शनि पर चर्चा कर रहे थे, राहु पर चर्चा कर रहे थे, दोनों के कॉम्बिनेशन पर चर्चा कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि जब भी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, युद्ध जैसी परिस्थितियां, ये सब जरूर बनता है। मैं एक चीज और नवजोत जी आपको कहना चाहूंगा, जनरली हम जब पंचांगों की बात करते हैं तो ऐसा बार बार कहा जाता है कि साहब ज्योतिषियों ने पहले आकर के ये क्यों नहीं वर्णन किया, है ना, या आपके ऊपर भी जनरली प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर इस प्रकार के प्रोग्राम आपने पहले क्यों नहीं कर लिए, अगर पहले कर लिए होते तो लोग सचेत हो जाते। ये होता है या नहीं होता है? तो ज्योतिष में हर चीज को मेंशन किया जाता है। शास्त्र के अंतर्गत कहा गया भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों का वर्णन करता है। ज्योतिष में ऑलरेडी जो हमला हुआ,
कश्मीर के अंतर्गत वो पाकिस्तान प्रायोजित होगा, उसके द्वारा कराया गया होगा, इसका वर्णन ऑलरेडी किया गया था। नहीं, वो पर्टिकुलर क्या देश का नाम होगा। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग, आपको याद होगा, मेरे ख्याल से आप तीनों लोग हमारे साथ मौजूद थे जब हमने इसको लेकर चर्चा की थी कि शनि राहु केतु सब एक साथ हैं और ये तनाव की स्थितियां शायद 19 मई तक बनी हुई हैं, और ये भी कहा था कि तनाव बना हुआ है। लेकिन क्या ये पड़ोसी मुल्क की तरफ से साजिश रची जाएगी? मैं पूरा क्लियर कह रहा हूं, मैं पूरा क्लियर आपको दिखा रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं। नवजोत जी, ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक्चुअल में बाकायदा प्रमाणित है, लिखा हुआ है, और 1 साल पहले ही लिखा गया था। ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं अभी ये बात कही गई है या मैं अभी कोई छाप करके लाया हूं, ऐसा नहीं है। 1 साल पहले मार्च से लेकर के 23 मार्च से लेकर के और 11 जून के बीच के अंतर्गत 5 शनिवार, 5 मंगलवार और 5 रविवार होने से खप्पर योग का निर्माण होगा। उसके बाद देखिए, ये बड़ा स्पष्ट, मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल है तो आप लोग जूम करके भी इसको दिखा सकते हैं ताकि पता चले कि यस ये ऑथेंटिक है और ये प्रमाणित है। बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे, हुकूमत के लिए राजनीतिक संकट और आर्थिक गहरा होगा, कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में, पाकिस्तान का बाकायदा नाम वर्णन है पंचांग के अंतर्गत, और कश्मीर क्षेत्र का वर्णन है जहां आपने ये घटना देखी है। कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक हथियारों की सप्लाई करके आतंकवादी घटनाएं घुसपैठ कराता रहेगा। भारत उसके बाद क्या करेगा? भारत के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी कार्रवाई, छोटी फौजी कार्रवाई और उसके साथ हवाई हमला ही एकमात्र ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह इस तरह का कोई स्टेप भारत की तरफ से, लेकिन वो हमने लगातार दिखाया भी भारत ने अपनी तरफ से क्या क्या एक्शन इसको लेकर लिया। डॉक्टर नीति, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन सी ग्रह दशाएं जो इसके लिए जिम्मेदार होती है? देखिए, सबसे पहले तो जीएनटी के व्यूअर्स को एक चीज समझाना चाहती हूँ, वॉर इज 90% प्रिपरेशन, वेटिंग, पेशेंस, 10% फाइटिंग। वॉर का मतलब ये नहीं है कि बम फूट गए और मतलब इस तरीके का जनहानि हुई। वॉर हमेशा बैकएंड पे काम करती है, कूटनीति स्तर पे काम करती है। और जहाँ तक ग्रहों की बात है, सूर्य जिसको सत्ता का कारक माना जाता है, चंद्रमा जो कहीं ना कहीं जनता का प्रतीक है, राहु जो कहीं ना कहीं कूटनीति का प्रतीक है, छल का प्रतीक है, कपट का प्रतीक है, केतु और मंगल जो ब्लडशेड के प्रतीक हैं, और शनि जो कहीं ना कहीं दुख के प्रतीक हैं। जब ये ग्रह, बाहरी ग्रह जब भी पीड़ित होते हैं, दृष्टि संबंध होता है, युति संबंध होता है, एक दूसरे से त्रिकोण में आते हैं, तो इस तरीके की विकट स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति, जो सिविल वॉर की स्थिति बनती है। क्या ऐसी स्थितियां पूर्व में हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि वॉर होती है। इस समय क्या स्थिति बनी है? इस समय मंगल नीच के चल रहे हैं। जो हम पंचग्रही योग की बात कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमने जब नववर्ष के कार्यक्रम करे थे, सारे ज्योतिषियों ने एक मत होकर बताया था कि ये मंगल का साल है, ब्लड शेड, आगजनी, बॉर्डर्स हैं उस पर टेंशंस होंगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत उसकी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। राहु जो है इस समय वो नीच के मंगल के ऊपर पंचम दृष्टि बना के रखा हुआ है, जिस समय ये युद्ध की स्थिति आई हुई है। और युद्ध जहां तक की बात है, जैसे मैंने बोला, 10% ही फाइटिंग है, 90% कूटनीति है। भारत ने जल संधि, जो सिंधु जल संधि को जो पीछे लिया, क्योंकि मीन राशि जो जल तत्व राशि है उसमें पंचग्रही योग बना था, शनि का गोचर हुआ है। इस वर्ष सारे के सारे बाहरी ग्रह गोचर बदल रहे हैं। शनि ने मीन राशि में प्रवेश कर लिया, अब गुरु जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई को, और 18 मई को राहु केतु अपनी एक्सिस चेंज करेंगे। राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे और केतु अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इस समय शनि और राहु की युति भी बनी हुई है एक्सट्रीम पे। कुछ तारीखें भी मैं बताना चाहूंगी, जो तारीखें राहु के अंक यानी कि 4 अंक, जैसे कि 22 तारीख को ये अटैक हुआ, 2 + 2 = 4। अभी आज हम 6 तारीख को ये शो कर रहे हैं, परसों 8 तारीख है, चंद्रमा केतु के साथ युति करेंगे वर्गो साइन में। कोई ना कोई आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, पाकिस्तान की कुंडली में अगर देखेंगे तो मारक ग्रह शुक्र की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, वो 4थे भाव में, यानी कि भूमि का जो भाव है, जो देश की भूमि है उसको दर्शाता है, वहां पे केतु की दृष्टि है। केतु हमेशा टर्मिनेट करता है, काटता है। पाकिस्तान के अंदर ही ग्रह युद्ध होने वाला है। ठीक है, यानी 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, 8 तारीख कोई भी पाकिस्तान की कुंडली को भी समझेंगे थोड़ा आगे। एक बार वाना जी आपसे, क्या ग्रह दशाएं हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि तनाव बढ़ेगा?
देखिए, अभी की बात करते हैं, जो ग्रह दशाएं हैं, अभी जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ, इसके बाद ओवरऑल जो है ये साल भी जो है मंगल का साल है। कहीं ना कहीं साल के राजा भी सूर्य हैं, साल के मंत्री भी सूर्य हैं। और अभी जो है आपने रिसेंटली 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी हुआ। इसके बाद हमारे जो एक पखवाड़े के 2 ग्रहण थे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद जैसे नीतीश जी की बात को ही एक्सटेंड करते हुए कि जो डेट्स राहु केतु शनि पर हैं, प्लस इसमें मैं एक एडिशन और बोलूंगी कि जहां पर जो शनिवार का दिन है यानी कि सैटरडे का दिन है, वहां पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती हैं। बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि एक मैनिपुलेटिव वॉर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए जैसे कि अभी लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक हुए, एक्स अकाउंट्स ब्लॉक हुए, जल में जो है सिंधु नदी का जो जल जो है उनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया, एयरलाइंस जो है एयरलाइंस के रूट्स जो है चेंज करते गए। इस वजह से पाकिस्तान को जो है लॉन्ग रूट्स लेके आने पड़ रहे हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान के काफी सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने अपनी खुद की फैमिलीज को वहां से भेज दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कंट्री में ही सेल्फ माइग्रेशन होगा, उनके अपने लोग ही जो है वो आपस में कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट भी हो सकता है, चाहे वो बालूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है। हाँ। और कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए सिविल वॉर तो वहां चल ही रही है जी, वो हम देख ही रहे हैं कि कितने पांच में। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आगे आप तीनों से जानूंगी, और वाना जी आप अपनी बात भी रखिएगा कि जब हम सिविल वॉर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या ये पाकिस्तान को उल्टा पड़ने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान के ही बार बार ये बात हो रही है कि जिस तरीके से हालात है उसमें टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस बार भारत ठोस सबूत जुटाने के लिए भी आगे आया है, और इसके बाद वो ऐसा एक्शन ले सकता है जो कि पाकिस्तान को लंबे समय तक हिलाकर रख देगा। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए वैश्विक समर्थन भी बहुत जरूरी है। तो भारत को लगभग देखा जाए तो हर तरफ से साथ मिल रहा है। पहलगाम अटैक के बाद अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ आ चुके हैं, और अगर जंग जैसे हालात पैदा होते हैं तो फिर माना ही जा रहा है कि दुनिया के ये देश जिनका नाम अब मैं लेने जा रही हूँ वो भारत के साथ होंगे, जिसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इजराइल, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। इन देशों का साथ भारत को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम देश, और ये कहीं ना कहीं जान चुके हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पटल पर भी अगर देखा जाए तो पता है कि पाकिस्तान की छवि किस तरीके से हुई है। इससे पहले राजी भारत और पाकिस्तान 1965, 71 और 99 की अगर हम बात करें तब दोनों आमने सामने आए थे। क्या वैसी स्थितियां बन रही हैं अभी? नहीं, अगर मैं उस प्रकार के परिस्थिति की बात करूं तो मैं नहीं कहूंगा नौजोद जी, क्योंकि जब युद्ध हुआ था 19 अगर मैं 71 तो फिर नीति जी वाली बात सही रह जाएगी, या अगर मैं 90% डरावा और 10% फिर देखिए पाकिस्तान के साथ, देखिए युद्ध उसके साथ किया जाता है नवजोत जी जो आपके बराबर का हो। युद्ध करने वाला देश कायराना हरकत नहीं करता है, ठीक है। युद्ध करने वाला सामने से आकर के, तो उसके पास युद्ध करने वाली परिस्थिति नहीं है, मैं अगर उस पर जाना चाहूंगा। और मैं, हाँ, संभावना बन रही है बिकॉज 2 मैलेफिक प्लैनेट एक साथ हैं, शनि राहु एक साथ हैं, इस प्रकार से संभावना बन रही है। बट मैं अगर 1965 की या 1971 की या 1999 की कुंडली की बात करूं तो उस समय पर इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी। 1965 के अंतर्गत राहु वृष राशि के अंतर्गत थे, शुक्र मंगल एक साथ जाकर के बैठे थे, केतु बुध एक साथ थे, बृहस्पति ऑलरेडी मिथुन राशि के अंतर्गत थे। एक चीज जो आ रही है 1965 के वॉर जैसी परिस्थिति, बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत जा रहे हैं 14 मई को, ओके। ये एक परिस्थिति है। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं शायद चाहूंगा, केतु मंगल जा रहे हैं लेकिन वो जून में परिस्थिति हो रही है। अगर युद्ध में कहीं ऐसी परिस्थिति बनती है, जनरली भगवान कृपा करें युद्ध ना हो, युद्ध किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और अगर कहीं ऐसी परिस्थिति होती है तो 6 जून को मंगल प्रवेश करेंगे स्पेशली सिंह राशि के अंतर्गत, और सिंह राशि में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे होंगे। वो स्थिति भयावह होगी। अगर युद्ध तक परिस्थिति पहुंचती है तो वो समय खतरनाक होगा निश्चित रूप से। ये स्थितियां तनाव वाली कब तक ऐसी रह सकती है? देखिए, अभी राहु और शनि की युति चल रही है और साथ साथ मंगल नीच के चल रहे हैं, और राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर हो रही है, उसकी वजह से ये टेंशन की है। लेकिन हमको पैरेलल 2 कुंडलियां भारत के परिप्रेक्ष्य में स्टडी करने की बहुत आवश्यकता है। वो भारत की स्वयं की कुंडली, और कुंडली ऐसा नहीं भारत का जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे जो घोषणा हुई थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसी को हम आधार बनाते हैं। दूसरी, भारत में जो निर्णायक व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी कुंडली, इन दोनों कुंडलियों को पैरेलल आंकलन करना बहुत आवश्यक है।
भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में भूमि का, सत्ता का कारक है। अब सत्ता का कारक ग्रह तृतीय भाव में चला गया। तृतीय भाव पराक्रम, शौर्य को दर्शाता है। तो यहां पे ऐसा लगता है कि कूटनीति के साथ भारत की सरकार, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं सरकार का प्रतीक है, कूटनीति के साथ पराक्रम, शौर्य के माध्यम से भारत की जो ये रणनीति रहेगी। और उसके बाद 14 सितंबर 2025 के बाद मंगल की महादशा चालू हो जाएगी और भारत की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव, जो कि देश के आर्थिक पक्ष को भी दर्शाता है। पैरेलल मोदी जी की कुंडली में अत्यंत शुभ योग चल रहे हैं। मंगल की महादशा जो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में लग्नेश है और लगन में बैठ के रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ में चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, 2-2, 3-3 तरीके से नीच भंग हो रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की 26-5 तारीख तक, यानी कि 26 मई तक शनि की अंतर्दशा जो कहीं ना कहीं दशम भाव में विराजमान है, जो जनता को दिखाते हैं। उसके बाद बुध की अंतर्दशा नवजोत जी 23 मई के बाद हो जाएगी। 23 मई के बाद उच्च के बुध जो लाभ भाव में, आप देखिएगा इस परिस्थितियों में पैरेलल जब मैं पाकिस्तान की कुंडली और गोचर को देखती हूं कि ये जो कूटनीतिक युद्ध है यही भारी रहेगा। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्म्स और एमिशंस का यूज नहीं देखेंगे। हाँ। जिस प्रकार से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से एयर स्पेस को रोक के, ट्रेडिंग को रोक के, ये जो वीजास हैं, जल को तो इसलिए मैंने पहले ही बोला क्योंकि जल राशि, मीन राशि में ही शनि का गोचर और ये पंचग्रह युति थी, तो जल तो एक प्रमुख भूमिका निभा ही रहा था। तो बहुत, और किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान आइसोलेशन में जा चुका है, जगह जगह जाके भीख मांग रहा है। और उसमें भी हमने दिखाया ना नीति जी, कितने तमाम मुल्क जो है वो भारत के साथ है। रूस के साथ बातचीत हो गई, अमेरिका के साथ बातचीत हो गई, प्रेसिडेंट पुतिन भारत के साथ है, और खुद बांग्लादेश देखिए जो इंटरनल वॉर है, जो पाकिस्तान का उद्देश्य क्या था कि आपका धर्म पूछ के मारा, वो चाहता था कि भारत में युद्ध हो, इंटरनल सिविल वॉर हो, बट इसका बिल्कुल रेसिप्रोकेट। आप घटिया हरकत करते हैं एक बात है, लेकिन आप घटिया हरकत करने पे प्राउड फील करते हैं। पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है और ये तो खुद उनके रक्षा मंत्री ये पूरी दुनिया जानती है। और खुद आसिम मुनीर जो भारत और हिंदुस्तान में जो एक डिवीजन करते, अपनी फैमिली को बाहर भी कुंडली आगे खंगालेंगे। तो वान्या जी 65, 71, 99 क्या परिस्थितियां वैसी लग रही हैं? देखिए 65 जो इससे पहले भी जो वॉर्स हुए हैं 71 और 1999, उसमें अगर हम एक पैटर्न जो हमने रिसर्च किया उसमें हमने यही देखा कि इन सभी पैटर्न्स में कहीं ना कहीं या तो शनि नीच के थे या शनि वक्री थे या कहीं ना कहीं शनि की जो है राहु के साथ युति बनी हुई थी। अभी भी आप देखें मीन राशि में शनि और राहु की जो है आपस में युति बनी हुई है। अभी जो है फिर से राहु का जो ट्रांजिट होगा कहीं ना कहीं 18 मई को स्थितियां फिर से थोड़ी सी चेंज होंगी, लेकिन उससे पहले जो है सर्कमस्टांसेस थोड़े से टफ हैं। ओवरऑल जो देखें साल भी मंगल का, मंत्री भी सूर्य, और दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अग्नि तत्व हैं, चाहे वो आप सूर्य की बात करते हैं चाहे वो आप मंगल की बात करते हैं। इस साल आपने देखा इतने सारे जो है अग्निकांड भी हुए। और ये बात राज्य की बात को एक्सटेंड करते हुए मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ पर जो है एक कालसर्प योग भी बना हुआ है। दिवाकर पंचांग पेज नंबर 98 पर एक लाइन इन्होंने क्लियर लिखी हुई है, नीचस्थ मंगल की कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि होना भी अशुभ माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध, भय एवं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी। क्लियर युद्ध का वर्णन जो है दिवाकर पंचांग में किया गया है, जो एक साल पहले पब्लिश हुआ। कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन भी प्रबल योग होगा। इसके अलावा इन एक्सटेंशन टू दैट खप्पर योग जो है वो भी आपका बना हुआ है। इसमें भी क्लियर एक लाइन मेंशन है, चैत्र से ज्येष्ठ मास के मध्य 15 मार्च से लेकर 11 जून तक कर्मानुसार 5 शनि, 5 रवि और 5 मंगलवार खप्पर योग बना रहे हैं, जो कि कष्टकारी घटनाएं घटित जो है हो सकती हैं। भय कारक क्लियर लिखा हुआ है। आप लोग का अगर लाइक जूम करके अगर आप लोग इन लाइंस को दिखा सकते हैं तो क्लियर दिवाकर पंचांग में आप देखें पेज नंबर 98 पर क्लियर ये मेंशन था, और ये पंचांग पहले से ही जो है पब्लिश हो चुका होता है। आप लोग क्लियर देखिए, यहाँ पर क्लियर ये लाइन्स जो है मेंशन्ड है।
बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए कहीं ना कहीं कालसर्पयोग का क्लियरली युद्ध की स्थितियां जो है क्लियरली यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज हाई होती है। जरूरी नहीं होता कि हर युद्ध में मार काट होगा या खून बहेगा, कहीं ना कहीं जो है आपके एयर स्ट्राइक्स जो है, एयर अटैक्स हो सकते हैं और कहीं ना कहीं और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, आज हम जितना मेहनत करके, आज जो भारत एक सुपर पावर बन चुका है, हर युद्ध में एक डिस्ट्रक्शन होता है, तो हम जितना मेहनत करके अभी 15 साल में आगे आए हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। भारत को कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है राज जी कि दिशा, कौन सी दिशा, भारत की कौन सी दिशा में ज्यादा तनाव दिख रहा है? देखिए इधर अगर हम बात करें कश्मीर में, वहां तो पहलगाम के बाद जाहिर सी बात है कि तनाव स्थितियां तनावपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ जो भारत की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, जिसमें अगर कल की मॉक ड्रिल की भी बात करें तो हर जगह पर मॉक ड्रिल्स हो रही हैं और बॉर्डर, तमाम बॉर्डर जो है वहां पर भी अलर्ट है, तो कौन सी दिशा जो है ज्यादा सेंसिटिव नजर आ रही है? देखिए, अगर मैं भारत के इस टाइम पर दिशा की दृष्टि से देखूं कि कौन सी दिशा होगी जो सबसे सेंसिटिव होगी, जहां पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो भारत का जो नॉर्थ क्षेत्र है एक्चुअल में, क्योंकि भारत की जो लग्न है वो वृष लग्न है और वृष लग्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मीन राशि के अंतर्गत इस टाइम पर शनि और राहु दोनों प्लैनेट जाकर के बैठे हैं। अब मैं उसके दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करूं, मीन राशि रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को, तो अगर मैं नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत के जो नॉर्थ के स्टेट हैं वहां पर स्पेशली आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत लंबा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जिसमें पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है। हाँ, तो वो जो क्षेत्र है वो सबसे सेंसिटिव होगा। मैंने उस एरिया का तो नहीं खैर अध्ययन किया था, वो तो खैर आपने यहाँ पर क्लियर किया नहीं, आप नक्शा देखिए ना, बिल्कुल बॉर्डर वही पड़ता है। तो वो, लेकिन मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नवजोत जी यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैं अभी आपकी बात करते करते ध्यान दे रहा था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, चाहे मैं 1999 के वॉर को लेकर के देखूं, 1971 को लेकर के देखूं या 1965 को लेकर के देखूं या अभी के देखूं, हर परिस्थिति में जब जब ये लड़ाई हुई है या जब जब ऐसी परिस्थिति, तो मंगल का संबंध कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ जरूर रहा है, मकर राशि के साथ रहा है, समझ चाहूंगा मकर राशि के साथ रहा है। 1999 के वार जो हुआ तो मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे थे। 1971 का जब हुआ तो उस टाइम जो मंगल है वो ऑलरेडी मकर राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे थे। 1965 में शुक्र और मंगल मकर राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। अब जब इस समय परिस्थिति बन रही है तो मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मकर राशि को दृष्टि दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक शायद मंगल क्योंकि युद्ध के कारक हैं, हाँ। और युद्ध के कारक होकर के वो 10th अगर मकर राशि को बार बार दृष्टि दे रहे हैं, हाँ। तो ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि युद्ध जैसी कुछ परिस्थिति निश्चित रूप से तनाव, मतलब तनाव बनेगा। तो ग्रहों के चक्रव्यूह में क्या फंसेगा पाकिस्तान? पहलगाम के बाद जिस तरीके से तनाव की स्थिति पैदा हुई है और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, उससे तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन ग्रह दशा क्या कहती है, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें लखनऊ में किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां हो रही है। मेरे सहयोगी समर्थ की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, और पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं, और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे, हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से, और लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं सायरन बजते ही। अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, किस तरीके से तैयारी है पूरी? जो अभी आप रिहर्सल की शुरुआत देख रहे हैं, हमने एक कॉशन दिखाया है कि सायरन बजने का क्या मतलब है कि आप शेल्टर ले लो। तो जो भी मार्केट में है या फील्ड में है या घरों में है, उनको शेल्टर्स में जाना है, वो भी हम बताएंगे कहाँ पर। आपको ये देखिए ओरिजिनल सायरन ये है, ओरिजिनल सायरन ये है, ये हम स्ट्राइक का सिग्नल है। इसका तरीका ये होता है। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही है, और तस्वीरें में आप देख रहे हैं
ये सायरन्स जो हैं, इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये तमाम मशीन्स और टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। तो लखनऊ में तैयारियां कैसी है तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन श्रीनगर भी आपको लिए चलते हैं। मीर फरीद की रिपोर्ट देखिए, वहां पर मॉक ड्रिल कैसी हो रही है, कैसी तैयारियां हैं, देखिए जरा। मंत्रालय के आदेश के बाद हर जगह और उसके साथ साथ कश्मीर में भी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम है एक्टिवेट हो गई है। इस वक्त हम डल झील के किनारे हैं और जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स हैं जो कि यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही हैं, अलग अलग सिचुएशंस सिमुलेट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसमें ड्राउनिंग, जिसमें जो है बोट कैप्साइज और बाकी जो हो सकते हैं सिनेरियो जंग में, वो सारा जो है उनका आज मॉक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डल लेक कितना जल्दी कश्मीर में चीजें बदल सकती हैं। 15 दिन पहले यहाँ आपको सिर्फ शिकारे मिलते, टूरिस्ट खचाखच और सैकड़ों तकरीबन 200-300 शिकारा जो है पूरे दिन डल लेक में घूम रहे होते थे, लेकिन आज कोई शिकारा नहीं। हालात कुछ इस तरीके से बदले हैं कि सिर्फ आपको सायरन मिलेंगे, SDRF की टीम्स मिलेंगी और मॉक ड्रिल्स मिलेंगी। एक जो सब भाप रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा जो है एक चीज होने वाली है और उसी के लिए सारी तैयारी है। और जो ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ज्यादा लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि शायद भारत एक बड़े रेस्पॉन्स, जो पहलगाम टेरर अटैक है उसका एक रेस्पॉन्स, एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है और शायद उसी के लिए जो सारे देशवासी हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। 1971 के बाद पहली बार इस तरीके का माहौल बना है जहां इतनी बड़ी लेवल पे मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं SDRF की जो बोट्स हैं यहाँ डल लेक में, अलग अलग सिनेरियो, चाहे बोट कैप्साइज हो या ड्राउनिंग हो, कोई डूब रहा है उसको कैसे बचाना है, बोट अगर शिकारा या कोई भी किस्म की बोट उलटती है उसको कैसे जो है बचाना है, उसमें जो लोग होंगे उसको कैसे बचाना है। तो अलग अलग जो सिनेरियो हैं उसको प्लान करके यहाँ वो काम करेंगे। और आज देर से ही और कल खासकर कई सारी ड्रिल जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने प्लान किए हैं। तो ये बता दें कि भारत तो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहले से ही वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। अंदर ही अंदर पाकिस्तान सुलग भी रहा है। वैसे देखा जाए तो आतंक की सनक ने पाकिस्तान को भस्मासुर बना दिया है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, हिंसक आंदोलन लगातार हो रहे हैं। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी अक्सर पाकिस्तानी सेना को चुनौती देती रहती है और यहाँ पर यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे संगठन सक्रिय हैं जो कि बलूच के अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैबर पख्तूनवा, जहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और पाकिस्तानी सेना और सरकार इन लोगों को नजरअंदाज कर आतंक को पालने पोसने में जुटी हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां पर बवाल मचा हुआ है और यहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन करते रहे हैं। सिंध, पंजाब की भी यही स्थिति है। यहां विवादों से घिरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी यहां पर चल रहे हैं और पाकिस्तान सरकार यहां के लोगों को समाधान देने में पूरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान की स्थिति अंदरूनी क्या है? गृह युद्ध से पहले ही पाकिस्तान जूझ रहा है। नीति जी, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है अगर तनाव बढ़ता है? देखिए, भारत ने तो तैयारी कर ली और हम देख चुके हैं पिछले तमाम युद्धों में कि कहां पर भारत टिकता है और कहां पर पाकिस्तान टिकता है। अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? क्योंकि अंदर खाते हालात तो वैसे ही वहां पर। नवजोत जी, चाणक्य की भूमि है, भारत ने तैयारी कर नहीं ली, भारत कंटिन्यूअसली इस तैयारी पे था। जिस प्रकार से आज भारत की आर्मी विश्व की चौथी बड़ी आर्मी है, जिस प्रकार से हमने अपनी वेपनरीज को एडवांस किया है, आज INS विक्रांत है हमारे पास, आज हमारे पास रफेल ने अभी प्रशिक्षण किया, अभ्यास किया है, तो भारत तो पहले से तैयार था, सिर्फ अपने औजारों को शार्प कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि युद्ध 10% फाइटिंग एंड 90% प्रिपरेशन है और यहाँ पे प्रिपरेशन भारत हर तरीके से, इकोनॉमिक के तरीके से, जैसे मैंने बोला जल एयर स्पेस बंद करना, जल संधि को बंद करना, किस प्रकार से ट्रेडिंग को बंद करना, वहाँ से अपने ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेट्स को बुलाना, यहाँ से उनका वीज़ा रद्द करना, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लेवल पे सारे विश्व में अलग अलग देशों का समर्थन को जुटाना। तो और जिस प्रकार से एक चीज़ और समझिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, भारत के एक देश के पास आर्मी होती है लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो आर्मी देश को चला रही है। वहाँ पे जो
उग्रवाद है वो कहीं किसी का उसको कोई इस्लामिक मानसिकता से लेना देना नहीं है, जिहादी मानसिकता से लेना नहीं है, वो प्योर बिजनेस है। वहां पे पाकिस्तान ऑफिशियल्स इसको एज ए बिजनेस, खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है किस प्रकार से 3 दशक से ये उसका बिजनेस आतंकवादी का हब रहा है। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो बोए बेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, आज उसी का समय आ चुका है। भारत युद्ध की तैयारी में बहुत कूटनीति की तरीके से आगे कर रहा है, वो ब्लड शेड नहीं करेगा लेकिन वो उसकी कमर तोड़ देगा। आज आटे को मोहताज था, पानी को मोहताज होगा। जल रोकने से जो 20 पावर प्लांट्स वहां चलते थे, वहां पे बिजली खत्म, वहां पे ट्रेड खत्म। तो पाकिस्तान के अंदर जो हाहाकार उस देश के अंदर ही मच चुका है, वो आपस में कट के एक तरीके से अपनी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि युद्ध बहुत ही, एक चीज मैं नवजोत जी जरूर बोलना चाहूंगी, एक भय की स्थिति बनी हुई है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, क्या न्यूक्लियर पावर का यूज होगा? तो मेरा जवाब इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इससे पूर्व जब 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा में युग का एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, उस समय चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु ये तीनों एक एक्सिस में थे और सूर्य जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। सेम प्लेस में 9 अगस्त को 1945 में जब नागासाकी में अटैक हुआ था, यहाँ पे एक विशेष चीज देखने वाली बात है, ये सारे ही प्लैनेट 0 से 5 डिग्री के अंतराल में थे और बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे। शनि 2 डिग्री 25 अंशों में चल रहा था, राहु 2 डिग्री 15 अंशों में चल रहा था और चंद्रमा 2 डिग्री 18 अंशों में आद्रा नक्षत्र में, और जिस समय निगाह उसमें हुआ था तब वो केतु के मघा नक्षत्र में। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बन रही है, कहीं से भी परमाणु का इस्तेमाल नहीं होगा। ये युद्ध बहुत कूटनीति के तहत पूरे विश्व को अपने पक्ष में खड़ा करके भारत बहुत आसानी से जीतेगा ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैंने न्यू ईयर के प्रोग्राम में भी बोला था कि बहुत संभावनाएं हैं, संभावनाएं नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रही हूं, इस वर्ष पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत अपने अंदर ले लेगा। तनाव वहां बहुत ज्यादा है। वाना जी, आपका क्या इस पे टेक है? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करा है वो अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। अगर हम पाकिस्तान के कुंडली की भी अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है उनकी मार्केश की जो है अंतर्दशा चल रही है। दूसरी बात, जो उनका अष्टम का केतु है, कहीं ना कहीं अष्टम भाव उनका कन्या राशि में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तीसरी बात जो है नीच का शनि है। अभी भी आप देखेंगे अगर ये युद्ध होता है, मतलब स्ट्रैटेजिकली होता है, मैं इसको बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन क्या क्या होने वाला है हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहां से जो है हमें हिंसक विद्रोह देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के खुद के बहुत ज़्यादा टुकड़े होंगे। अब चाहे वो हम उसकी बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, वो अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, चाइना से भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन इनकी जो अपनी इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है उसमें भी आपको बहुत सारे विद्रोह प्रदर्शन जो है, अग्निकांड जो है, इस तरह की चीजें, दंगे फसाद, ये आपस में ही लड़ेंगे, अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके बहुत लोग ऑलरेडी, इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है अपनी फैमिलीज को ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज में जो है माइग्रेट कर चुके हैं। आज उन पाकिस्तान के खुद के पास आटा खाने के लिए तो है नहीं, वो क्या हम लोगों से लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं जो उसकी हमेशा से उसकी स्ट्रैटेजी रही है, जो वो दिखाता है एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके अलावा जो है नीच का मंगल 7 जून तक उनके लिए बहुत ज्यादा अशुभ है। कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों में फंसेगा। एक और बात, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। इनकी जो पश्चिमी सेना है, जो इनकी पश्चिमी सीमा है, इस पर अफगानिस्तान से तालिबान का भी अटैक, हमले में भी इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 96 पर क्लियर ये चीजें भी मेंशन है। कहीं ना कहीं कुछ अन्य प्रदेशों में भी पाकिस्तान के अग्निकांड, मुजाहिदीन संप्रदाय, दंगे, प्रसाद, हिंसक, ये सारी चीजें जो है होनी है। और बहुत सारी कंट्रीज इसमें भारत को भी सपोर्ट करेंगी और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें, कुछ कंट्रीज जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगी। भविष्य मलिका में भी क्लियर ये मेंशन था कि 14, कहीं ना कहीं 14 मुस्लिम कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज, 2 भारत को खतरा है अटैक्स का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डिस्ट्रक्शन भारत अपना स्ट्रैटेजिकली बहुत पेशेंस के साथ और बहुत मैच्योरिटी के साथ प्ले करेगा। यहाँ बिल्कुल तनाव तो है,
लेकिन राज जी ये बताइए, यहाँ तो हमने पाकिस्तान की बात कर ली कि क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है, लेकिन स्थितियाँ भारत के लिए कैसी रहेंगी? क्या कोई तनाव की स्थिति भारत में हो सकती है या फिर कोई नुकसान इसमें हो सकता है? नवजोत जी, अगर मैं भारत की बात करूं, मुझे एक दृश्य याद आ रहा है जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था और भारत शायद उसी परिस्थिति में चल रहा था। भगवान राम को देख करके विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, सामने जो शत्रु है वो बड़ा रहस्यमयी है, उसके लिए युद्ध के कोई नियमों को फॉलो नहीं करता, जो आज पाकिस्तान नहीं करता है, छुप करके वार करने की परिस्थिति रखता है, तो उसके साथ आखिर युद्ध किया कैसे जाए? तो भगवान राम ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि सौरज धीरज त्यहि रथ चाका। धैर्यवान, शौर्यवान होने के बाद भी, बलिष्ठ होने के बाद भी आपका धैर्यवान होना महत्वपूर्ण है, और वो भारत कर रहा है। सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जो अपने सत्य पर है, शीलवान है, उस प्रकार से अगर जाकर युद्ध करता है तो विजय निश्चित रूप से उसकी होती है। लेकिन अगर भारत की परिस्थिति की बात करें, मुझे इसलिए भारत की परिस्थिति बड़ी सुरक्षित दिख रही है और भारत को और प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, और प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है। पीओके हमारे पास आ जाएगा। उसका मैं रीजन बता रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रमाण दे रहा हूं, विदाउट प्रमाण बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा भारत के राशि स्वामी है। अंतरदशा आप सोचिए, भारत पाकिस्तान की कुंडलियों में, भारत की कुंडली में सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो कि 4th हाउस के स्वामी है। 4th हाउस एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉपर्टी का हाउस माना जाता है। और उसके बाद देखिए, इस टाइम पर जो सूर्य का गोचर है वो एक्सॉल्टेड परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं, उच्च परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं। यानी भारत की इस टाइम की जो नीति है वो इसीलिए बड़े धैर्य के साथ डिसीजन ले रहा है। भारत जल्दबाजी में हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, उनकी तरह हम मूर्खता वाला कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर यह दिखता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भारत आगे बढ़ेगा, उसको कुछ और प्रॉपर्टी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो डेट भी लेके बैठी है। यस, बिल्कुल। और मैं एक डेट को, अच्छा जी, क्या आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डेट आपसे ले लेती हूँ कि जिस दिन भारत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो परिस्थिति बनती है, खैर राशि कर्क लेकिन लग्न वहां पर मेष बनती है, चंद्रमा की महादशा से गुजर रहा है। इस टाइम पर जिस दिन चंद्रमा यानी 8 तारीख और 9 तारीख जब चंद्रमा स्वयं कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, और उस दिन पाकिस्तान के 6th हाउस के अंतर्गत चंद्रमा के गोचर होने से उस दिन भारत कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेगा अपने आगे की परिस्थिति को लेकर। आपने कौन सी डेट्स बताई? मैंने 2 डेट बताई है, एक 8 तारीख और एक 9 तारीख। एक 9 तारीख, 8 तारीख वाने जी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट मैं एक और बता रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान के लिए चाहे विश्व की तरफ से या भारत की तरफ से जो ऐसा कुछ होगा जो उसके लिए और खतरनाक होगा, उसकी कमर को तोड़ने वाला होगा और उसके खुद के घर में विद्रोह कराने वाला होगा, वो डेट होगी जिस दिन चंद्रमा केतु के साथ संचार कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अंतर्गत। और वो डेट अगर आपके लिए देखी जाए तो वो रहने वाली है आपकी 13 तारीख और 14 तारीख, और 15 तारीख को रात को 9:20 तक। 13, 14 और 15 ये 3 दिन इस प्रकार की डेट होंगी जो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक तारीखों में से होंगी। उस दिन सबक सीखिए। 8 तारीख का जिक्र तो आप लोग कर ही रहे हैं कि वहां तनाव बहुत ज्यादा अंदर रहेगा, और डेट्स कौन सी बता रहे हैं? देखिए, भारत की जो महादशा चंद्रमा, उसमें सूर्य की अंतर्दशा रहेगी 14 सितंबर 2025, और उसके बाद महादशा मंगल की प्रारंभ हो जाएगी। भारत की कुंडली में मंगल क्योंकि भूमि कारक है, और मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो 7वें भाव पे पड़ती है, यानी कि भारत की भूमि का सुख जो है, जो भावत भावन सिद्धांत है, उससे 7वां घर, और वहां से 9वां घर जो है वो 12वां घर बन जाता है। 4थे घर से 9वां भाग्य का घर, और उसका स्वामी बैठ गया 2 भाव में, जो संचित धर्म को, राजकीय कोष को डिनोट करता है। तो 14 सितंबर 2025 एक डेट। दूसरी डेट, गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे अतिचारी होकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर। और तीसरी पैरेलल डेट आएगी जब मंगल में बुध की अंतर्दशा प्रधानमंत्री मोदी जी की चल रही होगी, भूमि का कारक वो भी है वहां पर। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में, पोस्ट सितंबर, आप देखिएगा कि भारत की जो भूमि का विस्तार है, मैं बार बार बोल रही हूं, इस वर्ष भारत के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विलय करके रहेगा, वो निश्चित रूप से सामने आने वाला है। लेकिन एक चीज और, भारत को, क्योंकि कूटनीति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुए, भारत को अपने अपने घर के अंदर जो लोग स्लीपर सेल्स, जो ISI के एजेंट्स, जो कहीं ना कहीं भारत को इंटरनल डैमेज कर रहे हैं, उसको भारत बहुत एक्टिवली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू डिकोड करते हुए अपनी अंदरूनी जो वीकनेस है
उसको ओवरकम करते हुए इंटेलिजेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वाना जी का आखिरी कमेंट बताइए, कब तक स्थितियां रह सकती हैं ऐसी? इस तरह की स्थितियां जो है सितंबर तक रह सकती हैं। अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 13 मई, इसके अलावा 16 और उसके अलावा 17 मई जिस दिन जो है शनिवार भी है यानी कि सैटरडे भी है, और 18 मई और ओवरऑल सितंबर तक जो है ये समय जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है। और स्पेशली जिन डेट्स में जो राहु केतु के कॉम्बिनेशंस है, जिनका प्लस राहु केतु पर आ रहा है, प्लस उसमें अगर हमारा सैटरडे पड़ता है और कहीं ना कहीं मंगल और राहु की जो युति होती है जो अपने आप में अंगारक योग जो है वो बनाती है, और शनि जब तक जो है पाप ग्रहों की युति के साथ बनेगा तब तक इस तरह की स्थितियां आती रहेंगी, और साल भी मंगल का ही है। तो ओवरऑल स्थितियां सितंबर तक क्रिटिकल हैं, बट 18 मई तक ज्यादा क्रिटिकल है। 18 मई तक स्थितियां ज्यादा क्रिटिकल हैं, तनाव रह सकता है, लेकिन आतंक पर प्रहार की तैयारी में है भारत। और अब कल मॉक ड्रिल्स भी होंगी, वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन तनाव कब तक रह सकता है ये भी हमने अपने ज्योतिषाचार्य से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए।